दुनिया भर से इस वक्त कई बड़ी और बेहद अहम खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ ईरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद है और पूरा देश अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच शोक और शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। यूक्रेन ने रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल और सैन्य ठिकानों पर बड़ा ड्रोन हमला किया है, जबकि रूस लगातार यूक्रेन पर जवाबी हमले तेज कर रहा है। इन दोनों घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा हालात को एक बार फिर तनावपूर्ण बना दिया है। आखिर ईरान में अंतिम संस्कार के दौरान क्या क्या होने वाला है? रूस को यूक्रेन के हमलों से कितना नुकसान पहुंचा है और दोनों मोर्चों पर ताज़ा हालात अब क्या हैं? आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। ईरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी के कई दिनों तक चलने वाले अंतिम संस्कार की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राजधानी तेहरान में जगह जगह बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं, जिन पर हमें उठ खड़ा होना होगा जैसे संदेश लिखे हुए हैं। सरकार जनता से इस्लामी गणराज्य के समर्थन में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरने की अपील कर रही है। हाल ही में हुए विनाशकारी युद्ध में 86 साल के खामेनी की मौत के बाद पूरे देश में शोक का माहौल हो गया। वहीं सरकार इस अंतिम संस्कार को राष्ट्रीय एकता और शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख रही है। सरकारी टेलीविज़न ने शुक्रवार रात विभिन्न शहरों से लाइव तस्वीरें प्रसारित की हैं, जिनमें हजारों लोग अमेरिका और इजराइल विरोधी नारे लगाते हुए इस्लामी शासन के समर्थन में रैलियां निकालते हुए दिखाई दिए गए। अधिकारियों को उम्मीद है कि शनिवार से शुरू होने वाले अंतिम संस्कार में लाखों लोग तेहरान की सड़कों पर उमड़ेंगे और यह दृश्य 1989 में अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार जैसा ऐतिहासिक होगा। सरकार का मानना है कि इतनी बड़ी जन भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देगी कि युद्ध और बाहरी दबावों के बावजूद इस्लामी गणराज्य को जनता का व्यापक समर्थन हासिल है। ऐसे समय में जब अमेरिका के साथ स्थायी युद्ध विराम को लेकर बातचीत अभी भी जारी है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर ईरान की रणनीतिक पकड़ महत्वपूर्ण बनी हुई है, ये शक्ति प्रदर्शन तेहरान की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास भी माना जा रहा है। इसके साथ ईरानी नेतृत्व को अब भी आशंका है कि इजराइल भविष्य में फिर से सैन्य कार्रवाई कर सकता है, इसलिए सरकार घरेलू एकजुटता दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। अंतिम संस्कार से पहले तेहरान के ग्रैंड मुसल्लह परिसर में खामेनी का ताबूत राष्ट्रीय ध्वज से ढका हुआ रखा गया, जहां उनके परिवार के उन सदस्यों के ताबूत भी मौजूद थे जो युद्ध के पहले दिन हुए इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे। इनमें उनके दामाद, बड़ी बेटी, केवल 14 महीने की पोती और नए सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी की पत्नी भी शामिल थी। धार्मिक नेताओं, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और विदेशी प्रतिनिधि मंडलों ने एक एक कर ताबूत के सामने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सैन्य बैंड द्वारा शोक संगीत बजाया गया, जबकि धार्मिक विद्वान विशेष प्रार्थनाएं पढ़ते रहे। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कलीबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान सहित देश के कई शीर्ष नेताओं ने दिवंगत नेता को अंतिम सम्मान दिया। गुरुवार रात आयोजित शोक सभा में उन परिवारों को भी आमंत्रित किया गया जिन्होंने हाल के युद्धों में अपने परिजनों को खोया था। ईरानी मीडिया द्वारा जारी वीडियोज में काले कपड़े पहने शोकाकुल लोग ताबूत की ओर अपने स्कार्फ और अन्य वस्तुएं बढ़ाते दिखाई दिए गए, जिन्हें ताबूत से स्पर्श कराकर वापस दिया गया था। ईरान में इसे बरकत और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। बाद में खामेनी के ताबूत पर लाल रंग का विशेष ध्वज भी उड़ाया गया, जिस पर सफ़ेद अक्षरों में या हुसैन लिखा हुआ था। ये ध्वज इराक के करबला स्थित इमाम हुसैन की दरगाह पर फहराया जाता रहा है और शिया परंपरा में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, शहादत और प्रतिशोध का प्रतीक माना जाता है।
धार्मिक जानकारों का कहना है कि इस ध्वज का उपयोग केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समर्थकों को यह संदेश देने का भी प्रयास है कि संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है और ईरान अपने विरोधियों के सामने झुकने वाला नहीं है। इसी बीच कई महीनों से सार्वजनिक रूप से दिखाई न देने वाले रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ कमांडर जनरल अहमद वाहिदी भी पहली बार अंतिम संस्कार की तैयारियों के दौरान सामने आए। सरकारी मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों में वे अंतिम संस्कार की तैयारियों से जुड़ी उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेते और बाद में खामनेई के ताबूत के पास बैठे दिखाई दिए गए। उन्होंने सरकारी टेलीविजन से बातचीत में कहा कि शहीद नेता का पवित्र रक्त इस्लाम की नई जीतों की शुरुआत करेगा और जो लोग ईरानी राष्ट्र को झुकाने का सपना देख रहे हैं वे अपनी ये इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। उनके अनुसार ये राष्ट्र हर दिन पहले से अधिक मजबूत होकर उभरेगा। जानकारों का मानना है कि अमेरिका के साथ संभावित स्थायी समझौते और भविष्य की सुरक्षा रणनीति तय करने में जनरल वाहिदी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। वॉर शुरू होने से कुछ सप्ताह पहले के बाद से वे सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे। वॉर के दौरान इजराइल ने ईरान के कई सीनियर सैन्य और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया था और नए सर्वोच्च नेता के खिलाफ भी धमकियां भेजी थी। माना जाता है कि वाहिदी उन चुनिंदा लोगों में शामिल थे जो सीधे नए सर्वोच्च नेता हयातुल्लाह मुज्तबा खामनेई के संपर्क में हैं। अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि मुज्तबा खामनेई स्वयं अपने पिता के सार्वजनिक अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं। सुरक्षा कारणों से उनके कार्यक्रम को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। 1989 में जब हयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी का अंतिम संस्कार हुआ था, तब अली खामनेई स्वयं सार्वजनिक रूप से मौजूद रहे थे और भावुक होकर रोते हुए दिखाई दिए गए थे। उसी अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने सर्वोच्च नेता के रूप में सत्ता संभाली थी और अगले कई दशकों तक ईरान का नेतृत्व किया। इस बार परिस्थितियां कहीं अधिक तनावपूर्ण बनी हुई हैं क्योंकि नए नेतृत्व को लगातार सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल द्वारा नए सर्वोच्च नेता को निशाना बनाने की चेतावनियों के बीच ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने गुरुवार को अमेरिका और इजराइल दोनों को कड़ा संदेश भेजा। सेना ने कहा कि आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या सैन्य कार्रवाई गंभीर परिणाम ला सकती है और दोनों देशों को किसी नए टकराव से बचना चाहिए। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि देश किसी भी नए हमले का पूरी ताकत से जवाब देगा और राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। शनिवार से शुरू होने वाले अंतिम संस्कार के दौरान खामनेई के पार्थिव शरीर को ईरान के विभिन्न शहरों के अलावा पड़ोसी इराक भी ले जाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग अंतिम संस्कार के दर्शन कर सकें। तेहरान में कई प्रमुख सड़कों को बंद करने, हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाने की तैयारी की गई है। राजधानी के एंगलाब चौक सहित कई स्थानों पर विशाल पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें एक दिग्गज नेता की मुट्ठी भींची हुई दिखाई दी गई है और पृष्ठभूमि में बैलिस्टिक मिसाइलों के चित्र बनाए गए हैं। नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने राष्ट्र के नाम अपने पहले संदेश में कहा है कि उन्होंने अपने पिता के पार्थिव शरीर को भींची हुई मुट्ठी के साथ देखा है और यही मुट्ठी प्रतिरोध, साहस और संघर्ष का प्रतीक है। शहर भर में लगे बैनरों पर अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा में हमें उठ खड़ा होना होगा लिखा गया है। तेहरान के टैक्सी चालक जाफर जवादी ने कहा कि यह मुट्ठी केवल एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत की मुट्ठी है। उनके अनुसार नेता की भींची हुई मुट्ठी इस बात का प्रतीक है कि ईरानी जनता अपने दुश्मनों के सामने कभी झुकेगी नहीं और पहले की तरह अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपने नारे ऐसे ही जारी रखेगी। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में होने वाला ये विशाल अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि वॉर के बाद, लड़ाई के बाद ईरान की राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य एकजुटता का सबसे बड़ा प्रदर्शन साबित होगा। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपने लंबी दूरी के ड्रोन अभियानों को और तेज करते हुए शनिवार को रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग स्थित एक महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल पर बड़ा हमला किया है।
रूसी अधिकारियों के अनुसार यह हमला शहर के बाल्टिक सागर तट पर स्थित कर्स्की जिले में हुआ है, जहां यूक्रेनी ड्रोन ने तेल अवसंरचना को निशाना बनाया है। रूस का कहना है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने सेंट पीटर्सबर्ग और आसपास के क्षेत्रों में कुल 72 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ड्रोन अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल रहे हैं। इस हमले ने एक बार फिर रूस की ऊर्जा सुरक्षा और उसके तेल बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को दोबारा से दिखा दिया है। पिछले कई महीनों से यूक्रेन लगभग रोजाना रूस के तेल डिपो, रिफाइनरियों और ईंधन भंडारण केंद्रों पर लंबी दूरी के हमले कर रहा है, जिससे रूस के कई हिस्सों में ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई है और क्रेमलिन पर राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि वे रूस के खिलाफ उनकी तथाकथित लॉन्ग रेंज सेक्शंस रणनीति का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना ने केवल तेल टर्मिनल ही नहीं बल्कि सेंट पीटर्सबर्ग के तट से दूर स्थित क्रोनटॉट द्वीप पर मौजूद एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने को भी सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। जेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम संदेश में कहा है कि यूक्रेनी रक्षा बलों ने इस बंदरगाह की तेल अवसंरचना पर हमला किया है, जो रूस के युद्ध प्रयासों के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराती है। उनके अनुसार क्रोनस्टाट पर भी सटीक हमले किए गए हैं, जो रूस की सैन्य गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यूक्रेनी नेतृत्व का दावा है कि ऐसे हमलों का उद्देश्य केवल सैन्य और रणनीतिक साधनों को नुकसान पहुंचाना है, ताकि रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर किया जा सके। सेंट पीटर्सबर्ग का क्रोव्स्की जिला इससे पहले जून महीने में भी ड्रोन हमले का शिकार बना था, ठीक उस समय जब रूस अपने प्रतिष्ठित सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी की तैयारी कर रहा था। लगातार हो रहे इन हमलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन अब रूस के उन क्षेत्रों तक भी पहुंचने में सक्षम है जिन्हें पहले अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था। इससे रूस के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। इस बीच रूस द्वारा 2014 में अपने कब्जे में लिए गए क्रीमिया प्रायद्वीप पर भी यूक्रेन के हमले जारी हैं। मॉस्को द्वारा नियुक्त गवर्नर सरगेई अक्सयोनोव ने बताया कि शनिवार को हुए एक यूक्रेनी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 और दूसरे लोग इसमें घायल बताए गए, जिनमें एक 10 साल का बच्चा भी शामिल था। हाल के महीनों में क्रीमिया पर लगातार हो रहे हमलों के कारण स्थानीय प्रशासन को आम नागरिकों के लिए पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। इससे क्षेत्र में ईंधन संकट और गहरा गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार ये दावा करते रहे हैं कि यूक्रेन द्वारा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर किए जा रहे हमले रूस के लिए गंभीर नहीं है और इससे युद्ध की दिशा पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि यूक्रेन अपनी सैन्य क्षमताएं और विफलताओं से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए रूस के ऊर्जा ढांचे को निशाना बना रहा है। हालांकि कई सैन्य जानकारों का मानना है कि यूक्रेन की इन कार्रवाइयों ने रूस की रसद व्यवस्था पर दबाव बढ़ाया है और युद्ध के प्रभाव को सीधे रूसी नागरिकों तक पहुंचा दिया है। ईंधन आपूर्ति में बाधा और बार बार होने वाले ड्रोन हमलों ने आम लोगों के बीच भी असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। इसी बीच शुक्रवार को राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध का संचालन कर रहे रूसी सैन्य मुख्यालय का दौरा किया। वहां उन्हें पूर्वी यूक्रेन के महत्वपूर्ण शहर कोस्तांतिनिक्वा पर कब्जे की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पुतिन इस सफलता को रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये स्लोवास्क और क्रामातोर्स्क जैसे प्रमुख शहरों की ओर आगे बढ़ने का रास्ता खोल रही है। उन्होंने सैन्य वर्दी पहनकर दिए गए अपने टेलीविजन संबोधन में कहा कि कोस्तांतिनिक्वा एक बड़ा औद्योगिक और परिवहन केंद्र है और हम इस पर नियंत्रण रूस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस द्वारा शहर पर कब्जे की घोषणा केवल एक और झूठ है, जिसका उद्देश्य प्रचार करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रम फैलाना है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यदि वास्तव में कोस्तांतिनिक्वा रूस के नियंत्रण में होता तो पुतिन वहां आकर उनसे युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक बातचीत कर सकते थे।
जेलेंस्की ने कहा कि वास्तविकता रूस के दावों से बिल्कुल अलग है और पुतिन स्वयं भी अग्रिम मोर्चे के पास जाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। जेलेंस्की ने अपने इस संदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पुतिन ने दुनिया और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों को युद्ध की वास्तविक स्थिति के बारे में गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस लगातार झूठे दावों के माध्यम से अपनी सैन्य स्थिति को वास्तविकता से अधिक मजबूत दिखाने का प्रयास कर रहा है। जानकारों का मानना है कि पुतिन को अभी भी विश्वास है कि उनकी सरकार ईंधन संकट और लगातार बढ़ रहे ड्रोन हमलों के बावजूद घरेलू समर्थन बनाए रखने में सफल रहेगी।